सावधानी जिनमें हेल्थ को लेकर किस तरह से अवेयर रहने की आवश्यकता है, और हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि हार्ट पे किस तरह से लोगों को काफी कुछ यहाँ पे जो एक तरह से हार्ट किस तरह स्वस्थ कर सकते हैं उसको लेकर हमने बातचीत की थी। और आज हम लीवर को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ लीवर एक्सपर्ट डॉक्टर स्वप्निल शर्मा जी मौजूद हैं, उनसे तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। स्वप्निल शर्मा जी को हम अपने इस स्टूडियो में स्वागत करते हैं। और स्वप्निल जी से सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि लीवर जो ऐसा ऑर्गन है शरीर का जो सबसे जल्दी ठीक होता है, और साथ ही ये कहा जाता है कि अगर कोई लीवर चेक कराने जाता है तो एक फैटी लीवर भी निकल जाता है जो आज आम हो चुका है। तो डॉक्टर साहब, लीवर किस तरह से फंक्शन करता है और लीवर को लेकर किस तरह से यहाँ पे सावधानी बरतनी चाहिए किसी को? लीवर के बारे में मैं सबसे पहले एक चीज कहना चाहूंगा कि लीवर में जो भगवान ने हमको जो एक इम्पॉर्टेंट चीज दी हुई है वो रीजनरेशन कैपेसिटी। तो लीवर जितना डैमेज होता है उतना वो रीजनरेट करता है। और जैसा कि आप फैटी लिवर के बारे में आप जो पूछ रहे हैं, तो फैटी लिवर से सावधानी बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले ये समझाता था कि फैटी लिवर होने से कुछ होता नहीं, ये एक नॉर्मल फाइंडिंग है, बट अभी आज की डेट में पूछेंगे तो ऐसा कुछ है नहीं। फैटी लिवर होने के बाद वो आगे चल के नैश में तब्दील होता है, जिसको बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस, और वो आगे चल के सिरोसिस में तब्दील हो सकता है। तो आज की डेट में जैसा आप मुझसे पूछेंगे तो 30 से 35% लोग ऐसे होते हैं, मतलब हम जो लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं उसमें 30 से 35% लोगों का लिवर ट्रांसप्लांट नैश की वजह से होता है। तो उसके लिए हमको सावधानी बरतना काफी ज्यादा जरूरी है। हमको अपना डाइट मॉडिफिकेशन की जरूरत रहती है, रेगुलर एक्सरसाइज करने की जरूरत रहती है, इसके द्वारा हम फैटी लिवर को नॉर्मल लिवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ऐसे अगर देखा जैसे फैटी लिवर की आपने चर्चा की, लीवर अगर खराब हो तो क्या क्या मतलब सिम्टम होते हैं शरीर के अंदर जिससे समझ में आए कि लीवर में इफेक्ट हो रहा है? तो लीवर खराब होने के जो सिम्टम्स होते हैं उसमें एक तो पहला है जॉन्डिस, जो आंखों का पीलापन हो जाता है, यूरिन का कलर काफी ज्यादा येलो हो जाता है। और उसके अलावा यदि जो क्रोनिक लिवर डिसीजेस रहते हैं उसमें पेट के अंदर पानी बन जाता है, जिसको हम एसाइटिस बोलते हैं। पैरों में सूजन हो सकता है, कभी कभी मरीज को गफलत हो सकती है, उनको पहचानने में, बात करने में दिक्कत होती है, और ज्यादा वो एक्सेसिव स्लीपीनेस रहता है, दिन भर वो सोते रहते हैं। और इसके अलावा कभी कभी खून की उल्टी हो सकती है, मोशन में ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लैक कलर का स्टूल हो सकता है। तो ये सब लिवर के सिम्टम्स है, लिवर डिसीजेस के। खुजली भी होता है वो भी सिम्टम होता है? यस, तो जो खुजली होता है वो आमतौर पे उसका जो कारण होता है वो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस रहता है। जो जॉन्डिस होता है वो दो तरीके से हो सकता है। एक वो जॉन्डिस होता है जिसमें जो पित्त की नली होता है, जो बाइल डक्ट होता है, उसमें कोई किसी तरीके का रुकावट होता है, तो उस टाइप उसकी वजह से जो जॉन्डिस होता है उसमें खुजली होता है। अगर लेमैन की भाषा में समझा जाए तो लीवर शरीर के किस हिस्से में रहता है और किस तरह से फंक्शन करता है? तो लीवर शरीर के जो पेट का जो हिस्सा होता है उसके राइट साइड के ऊपरी हिस्से में लिवर होता है। और लिवर का जो फंक्शन की यदि आप बात करें तो लिवर के काफी ज्यादा फंक्शन है, मोर देन 1000 लिवर के फंक्शन होते हैं, जो मेनली मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड रहते हैं। ये हमारे बॉडी के जो टॉक्सिक मटेरियल है, जो खाने के बाद जो हम खाना खाते हैं इंटेस्टाइन से जो एब्जॉर्ब होता है उसको डिटॉक्सिफाई करते हैं। और काफी सारे जो विटामिन है वो लिवर में प्रोड्यूस होते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो लिवर के काफी ज्यादा फंक्शन है। और इसमें लिवर में जिस तरह से राइट साइड में लिवर है और लीवर को राइट रखना बहुत जरूरी है, लेकिन उसी को राइट नहीं रखा जाता आज के समय में। यस, तो इसमें किस तरह सावधानी बरतने की आवश्यकता है? तो लिवर के लिए हमको एक तो ये चीज है कि जो फैटी लिवर है, फैटी लिवर से बचना बहुत जरूरी है। तो जस्ट इन केस यदि अल्ट्रासाउंड अपन रेगुलर हेल्थ चेकअप के लिए जब हम अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं तो उसमें यदि फैटी लिवर आ रहा है तो हमको उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और उसके यदि किसी का फैटी लिवर आ रहा है तो हमको डाइट मॉडिफिकेशन की जरूरत है और रेगुलर एक्सरसाइज की जरूरत है। इसी तरीके से यदि किसी को हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको इमीडिएटली गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या हेपेटोलॉजिस्ट को जाकर दिखाना जरूरी है। हेपेटाइटिस से बचने के लिए कई तरीके से टीके होते हैं, वो हमको लगवाना चाहिए। जैसा कि हेपेटाइटिस बी के लिए टीका होता है, उसको 0 मंथ, 1 मंथ एंड 6 मंथ में लगाया जाता है, इस तरीके के गैप में लगाया जाता है। तो वो लगवाना काफी ज्यादा जरूरी है ताकि आप लिवर के जो हेपेटाइटिस बी से आप बच सकते हो। एक अल्कोहल को भी बहुत अहम माना जाता है लिवर को लेकर। यस, तो अल्कोहल किस तरह से भूमिका निभाता है?
तो अल्कोहल की वजह से भी काफी सारे पेशेंट हमारे होते हैं जिनको अल्कोहलिक लिवर डिसीज रहते हैं। सो ये दो तरीके से लिवर को अफेक्ट कर सकता है, एक तो होता है अल्कोहलिक हेपेटाइटिस और दूसरा होता है अल्कोहल रिलेटेड क्रोनिक लिवर डिसीज। सो जो अल्कोहल रिलेटेड लिवर डिसीज होता है उन पेशेंट्स को तो बिल्कुल वैसे तो ड्रिंक किसी को भी नहीं करना चाहिए, बट जो पर्टिकुलर जो अल्कोहलिक लिवर डिसीज वाले पेशेंट होते हैं उनके लिए अल्कोहल इज जस्ट लाइक पॉइजन। सो उनको ड्रिंक करना इमीडिएटली बंद करना चाहिए, क्योंकि अब ये उनके लिवर को इतना ज्यादा डैमेज कर सकता है कि आगे चल के उनको लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ जाती है। और लीवर में अगर सूजन आ जाए, क्या उसको लीवर में फैटी लिवर से कहा जाएगा या सूजन अलग चीज होती है? तो आमतौर पे जो फैटी लिवर रहता है उसमें लिवर बड़ा हो जाता है, तो जिसको सूजन बोलते हैं, और कभी कभी जो हेपेटाइटिस होता है उसमें की वजह से भी लिवर में सूजन आ सकती है। लिवर में खासतौर पर देखा जाए, क्योंकि भारत में लिवर पेशेंट की संख्या काफी अधिक है। पूरे विश्व में अगर भारत की बात की जाए तो स्वास्थ्य क्षेत्रों में भारत की क्या स्थिति आप भली भांति जानते हैं, और भारत में लीवर को लेकर जिस काम होना चाहिए शायद मुझे लगता है कि वो लीवर काम नहीं हुआ है, लिहाजा पेशेंट की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती भी आ रही है। जी हाँ, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? तो देखिए, लिवर के पेशेंट आप यदि सोसाइटी में देखें तो काफी ज्यादा है, लेकिन स्पेशली आप यदि बात करें सिरोसिस की या एक्यूट लिवर फेलियर के भी जो पेशेंट कभी कभी जो हमको देखने मिलते हैं, बट प्रॉब्लम क्या होता है कि ये वो मरीज रहते हैं जो सिरोसिस के मरीज जिनको लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है। सो लिवर ट्रांसप्लांट का जो कॉस्ट है जो काफी ज्यादा होता है। ये आप देखेंगे जो प्राइवेट जो हेल्थ सेक्टर्स है उसमें लिवर ट्रांसप्लांट का कॉस्ट 17-18 लाख से लेके 30-35 लाख तक जाता है अलग अलग सेंटर पे। सो काफी सारे पेशेंट ये अफोर्ड नहीं कर पाते। सो ट्रांसप्लांट की जरूरत काफी ज्यादा लोगों को है, बट दो प्रॉब्लम है, एक तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम एंड दूसरा जो डोनेशन वाली प्रॉब्लम। क्योंकि लिवर जो डोनर सर्जरी होती है, यदि हम लिविंग डोनर की बात करें तो एक मेजर सर्जरी होती है, तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन होता है कैडेवरिक लिवर ट्रांसप्लांटेशन। तो सोसाइटी में उतना ही ज्यादा कैडेवर डोनेशन के लिए लोगों में मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि जितने जो ज्यादा ब्रेन डेड पेशेंट के रिलेटिव उनके बॉडी डोनेट करेंगे, उनके ऑर्गन डोनेट करेंगे, उतना ज्यादा लोगों को फायदा हो सकेगा। कहा यह जाता है कि लिवर नहीं हर ऑर्गन जुड़ा रहता है, अगर लिवर इफेक्टेड हुआ तो उससे किडनी भी इफेक्टेड होता है, बाकी ऑर्गन भी इफेक्टेड होते हैं। यस, कितनी सच्चाई है? यस, तो लिवर यदि डैमेज होता है तो ये धीरे धीरे करके बाकी ऑर्गन को भी अफेक्ट करता है। तो लिवर की वजह से जो किडनी डैमेज होता है इसको हम हेपेटोरिनल सिंड्रोम बोलते हैं। और इसी तरीके से यदि लिवर की वजह से यदि बिलिरुबिन बढ़ा है तो वो हार्ट को भी जो हाई बिलिरुबिन है वो कार्डियो डिप्रेशन का काम करता है, वो हार्ट को भी असर करता है। और लिवर की वजह से पेट में पानी बनता है जो कि ऊपर जाके लंग में भी जाता है, लंग के अराउंड भी जाता है। लिवर की वजह से पूरे बॉडी में स्वेलिंग हो सकती है। तो लिवर काफी सारे ऑर्गन को अफेक्ट कर सकता है। और छत्तीसगढ़ में स्थिति को समझा जाए तो छत्तीसगढ़ में क्या लगता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में शराब की भी खपत उस तरह से है, कई राज्यों में शराबबंदी को कदम भी बढ़ाया है, तो छत्तीसगढ़ में क्या सिनेरियो नजर आता है? तो छत्तीसगढ़ में भी अल्कोहलिक लिवर डिसीज वाले काफी सारे पेशेंट मुझे देखने को मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि शराबबंदी तो इम्पोर्टेंट है, बट उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है लोगों को अवेयरनेस फैलाना। यदि लोगों को पता रहेगा कि इस चीज से कितना नुकसान करता है तो वो और ड्रिंक नहीं करेंगे। जैसा कि देख सकते हैं कि गुजरात है, गुजरात में कंप्लीटली शराबबंदी, बट मैंने गुजरात के कई सारे पेशेंट देखे जिनको अल्कोहलिक लिवर डिसीज है। तो आप यदि किसी चीज को जस्ट फोर्सफुली बंद करेंगे तो उसका असर उतना ज्यादा नहीं होता जितना आप उनको उस चीज का आप नॉलेज देंगे, उनको समझाएंगे कि इस चीज से आपकी बॉडी को क्या नुकसान हो सकता है। जैसे कोई खाता है कुछ भी चीज, जैसे किसी ने गुटखा खाया, किसी ने धूम्रपान किया तो पहले फेफड़े को अटैक करता है, क्या इससे लिवर भी इफेक्ट होता है धूम्रपान और गुटखे की वजह से? धूम्रपान एंड गुटखे की वजह से डायरेक्टली लिवर पे असर नहीं पड़ता। जो डायरेक्टली लिवर पे जो असर पड़ता है वो अल्कोहल या जो शराब होता है उसकी वजह से पड़ता है। और खान पान में जैसे जंक फूड की बात कही जाती है, क्या जंक फूड से भी स्थिति कुछ विषम बनती है क्या? यस, तो मेनली जो फैटी फूड रहते हैं, जो हाई कार्बोहाइड्रेट जो फूड होते हैं उसकी वजह से लिवर को असर पड़ता है, जो कि धीरे धीरे फैटी लिवर में तब्दील होता है और आगे चल के नैश फिर फॉलोड बाय वो सिरोसिस में कन्वर्ट हो सकता है। क्या मोटापा भी इसमें एक मुख्य वजह माना जाता है? बिल्कुल, जो नैश के कई सारे रीजन होते हैं, जिसमें से एक तो जैसा कि आपने अभी डिस्कस किया कि जो बैड फूड हैबिट है वो है। दूसरा जो मोटापा जो रहता है, जो ओबीस पेशेंट रहते हैं उनको ज्यादा चांसेस रहता है जो नैश होने के या फैटी लिवर होने के।
तो हेल्दी अगर लीवर रखना है तो क्या टिप्स आप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? हेल्दी लीवर के लिए ये है कि आप एक तो फैटी लीवर को आप सीरियसली ले, पहली बात जो आजकल की कॉमन फाइंडिंग है जो रूटीन अल्ट्रासाउंड में। दूसरा, आपको यदि फैटी लिवर है तो आपको डाइट मॉडिफिकेशन एंड रेगुलर एक्सरसाइज करना जरूरी है। ड्रिंक करना बंद करे, हेपेटाइटिस से बचे, अनहाइजीनिक फूड ना खाए, हेपेटाइटिस का वैक्सीन लगवाएं। यदि किसी को हेपेटाइटिस हो रहा है तो उसका इमीडिएटली ट्रीटमेंट ले, क्योंकि काफी कुछ आजकल क्यूरेबल है, लाइक हेपेटाइटिस सी काफी सारे पेशेंट में पूरी तरीके से क्योर हो जाता है। लीवर की बीमारी को समझे क्या किसी एज ग्रुप में से बांटा जाता है कि कुछ खास एज ग्रुप में इसकी संख्या बहुत अधिक है? तो लीवर के जो बीमारियां हैं वो काफी टाइप की होती है। तो जैसा कि कहा जाए कि बिलियरी एट्रेजिया होता है या फिर मेटाबॉलिक लिवर डिसीज होते हैं, वो बच्चों में ही मैनिफेस्ट हो जाते हैं, उसी उम्र में पेशेंट देखने को मिलते हैं। विल्सन डिसीज है वो भी बच्चों में देखने को मिलते हैं। जो एडल्ट में होते हैं वो आमतौर पर या तो हेपेटाइटिस बी रहता है, क्रोनिक हेपेटाइटिस बी सी रहता है, अल्कोहलिक लिवर डिसीज रहता है, नैश रिलेटेड क्रोनिक लिवर डिसीज रहता है। ये सब एडल्ट्स में ज्यादा देखने को मिलते हैं। दर्शक ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि लीवर को लेकर जब भी किसी बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं तो लीवर ट्रांसप्लांट की स्थिति बनती है। ट्रांसप्लांट को लेकर आपने खर्च की बात की, लेकिन डोनर को लेकर क्या स्थिति बनती है? सरकार की क्या गाइडलाइन है? तो देखिए, मैं अभी फिलहाल जैसा कि मुंबई फोर्टिस हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो महाराष्ट्र में एक ZTCC है, डोनर ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेशन कमेटी। सो उसमें पेशेंट रजिस्टर होते हैं, उसमें हम अपने पेशेंट को लिस्ट करते हैं कैडेवरिक ट्रांसप्लांट के लिए, और जब कभी भी हमको हमारा नंबर आता है, उनका नंबर आता है तो उनको कॉल किया जाता है और जो भी ऑर्गन मिलता है वो उनको दिया जाता है, उनके ब्लड ग्रुप का ऑर्गन। तो इसमें क्या जो उसके रिलेटिव जो हैं, ब्लड से रिलेशन हो, क्या वही कर सकते हैं डोनेट? तो लिविंग डोनर और से किया जा सकता है? तो लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांटेशन के लिए ये कंपलसरी है कि वो रिलेटिव होना ही जरूरी है, और उसकी उम्र 18 से 55 साल के बीच होनी चाहिए। उनको मेजर हार्ट या लंग का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और रही बात जो दूसरा तरीका है कैडेवरिक लिवर ट्रांसप्लांटेशन, वो तो ZTCC द्वारा जो लिस्ट होता है उसके अकॉर्डिंगली होता है। जिनका नंबर ऊपर रहता है उनको पहले प्रायोरिटी मिलती है। ब्लड ग्रुप भी देखा जाता है? जी हाँ, तो लिवर ट्रांसप्लांटेशन में हम कोशिश तो यही रहती है कि हम ब्लड ग्रुप मैच करके ही ट्रांसप्लांटेशन करें। इसमें ABO ब्लड ग्रुप मैच किया जाता है, इसमें HLA चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती जैसा कि किडनी ट्रांसप्लांट में किया जाता है। और वैसे देखा जाए तो आजकल ABO इनकम्पैटिबल लिवर ट्रांसप्लांटेशन भी संभव है। मैंने अपने फोर्टिस हॉस्पिटल में कई सारे पेशेंट का हमने ABO इनकम्पैटिबल लिवर ट्रांसप्लांटेशन भी किया है, बट उसके लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट लगता है पेशेंट को, क्योंकि ट्रांसप्लांटेशन के पहले कुछ मेडिकेशन देना पड़ता है और उनका जो प्लाज्मा रहता है, ब्लड का जो प्लाज्मा हिस्सा रहता है उसको एक्सचेंज किया जाता है। उसके बाद ही हम ABO इनकम्पैटिबल लिवर ट्रांसप्लांटेशन के लिए ले सकते हैं। तो पढ़ाई रायपुर से रही है और राष्ट्रीय स्तर पे आप लिवर के सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपने तो ऐसे केस पर चर्चा करना चाहिए जो दर्शकों को जानना चाहिए, समझना चाहिए। तो अभी रिसेंटली जैसे कुछ महीने ही पहले की बात है, एक छत्तीसगढ़ के एक रायपुर के एक छोटा सा बच्चा है, 6 मंथ का था, उसको बिलियरी एट्रेजिया नाम की बीमारी थी। वो रायपुर के एक पीडियाट्रिक हॉस्पिटल में एडमिटेड था। तो वहां से मुझे कॉल आया, मैंने जाके देखा बच्चा काफी ज्यादा सिक था, उसका बिलिरुबिन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, उसका बिलिरुबिन 28 था। इसका मतलब है कि उसको सीवियर जॉन्डिस था, उसको पेट में काफी ज्यादा पानी था, बार बार निकालने की जरूरत पड़ रही थी, लंग में इन्फेक्शन था। तो ओवरऑल देखा जाए तो बच्चा काफी ज्यादा सिक था और 6 मंथ का ही था, उसका वजन भी 5.5 kg था। सो उनको मैंने सजेस्ट किया कि मुंबई लेके आने के लिए, बट जो मेन प्रॉब्लम थी फाइनेंसेस, उनके पास जरा भी पैसे नहीं थे, क्योंकि कई सारे हॉस्पिटल में एडमिशन की वजह से फाइनेंशियली पूरा मतलब दे वर कंप्लीटली ड्रेन्ड आउट। सो उनको मैंने बुलाया और वहां पे हमने हॉस्पिटल के थ्रू हमने हेल्प किया, हमने जो बन सकता है हमने उनको, लाइक ऑनलाइन क्राउड फंडिंग है, जो एजेंसीज होती है उनसे हमने कांटेक्ट कराया और हमने पूरे पैसे, उसके जो बच्चे के ट्रांसप्लांट के पूरे पैसे हमने थ्रू क्राउड फंडिंग अरेंज किया, ऑनलाइन क्राउड फंडिंग अरेंज किया और उसका लिवर ट्रांसप्लांटेशन किया। और अभी जो बच्चा है पूरी तरीके से स्वस्थ है, अभी वापस रायपुर आ गया है। तो मेडिसिन के जरिए भी लिवर पे बहुत कुछ काम हो रहा है, इस सेक्टर में आपको क्या उम्मीद और क्या संभावना नजर आती है? टेलीमेडिसिन लिवर के लिए टेलीमेडिसिन का उतना ज्यादा रोल नहीं, क्योंकि जो प्राइमरी मैनेजमेंट तो लोकल लेवल पे हो जाता है, बट जो ट्रांसप्लांटेशन है उसके लिए एक हायर सेंटर में ही जाने की जरूरत है, उसके लिए और कोई दूसरा ऑप्शन संभव नहीं है।
क्योंकि लिवर ट्रांसप्लांटेशन एक टीम वर्क है, उसके लिए एक डेडिकेटेड टीम चाहिए रहती है। काफी जागरूकता की कमी है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है, या उस अवेयरनेस को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने कर सकते हैं लिवर को लेकर। जी हाँ, तो उसके लिए मैं कोशिश करते रहता हूँ। मैं और मेरी बाकी जो टीम है, हम ऑनलाइन थ्रू इंटरनेट हम लोगों को इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, और हम काफी कोशिश करते हैं, जब भी हमको समय मिलता है, टाइम मिलता है, तो हम जाकर कम्युनिटी टॉक देते हैं, लोगों को बताते हैं कि लिवर किस कंडीशन में लिवर ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत रहती है। और दूसरा, हम ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस के बारे में हम बताते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि जो उनके रिलेटिव है, जो ब्रेन डेड है, यदि वो अपना ऑर्गन डोनेट करते हैं, अपने रिलेटिव का ऑर्गन डोनेट करते हैं, तो एक पेशेंट से टोटल 8 लोगों को बेनिफिट मिल सकता है, 8 लोगों की जान बच सकती है। तो ये सब हम अवेयरनेस फैलाने की पूरी कोशिश करते रहते हैं। आपने केस की चर्चा की, बच्चे की केस की। अक्सर आज के जो बच्चे होते हैं, डिलीवरी होते ही कहा दिया जाता है ये है कि इनको जॉन्डिस है, और तुरंत उनको शीशे के अंदर, कांच के अंदर रखा जाता है। वो किस तरह की स्थिति निर्मित होती है? तो देखिए, बर्थ के बाद एक फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है, वो आमतौर पे 2 हफ्ते में रिजॉल्व हो जाता है। कई सारे बच्चों को होता है जो बर्थ के बाद जॉन्डिस, उसको फिजियोलॉजिकल या ब्रेस्ट फीड जॉन्डिस बोलते हैं। यदि 2 हफ्ते के बाद भी यदि जॉन्डिस परसिस्ट करता है और इंक्रीजिंग ट्रेंड है, तो उसको फिर सीरियसली लेना चाहिए, इमीडिएटली इन्वेस्टिगेट करके देखना चाहिए कि उसका रीजन क्या है। तो जिससे, क्योंकि आमतौर पे जो बच्चों में बर्थ, जो ब्रेस्ट फीड जॉन्डिस का जो टाइम है 2 वीक्स, उसके बाद भी यदि जॉन्डिस परसिस्ट कर रहा है, तो उसका रीजन आमतौर पे बिलियरी एकेजिया रहता है, या फिर अदर जो मेटाबॉलिक डिसीजेस ये सब रहते हैं, उसका जो मेन कारण। वेट के बारे में कहा, अगर वेट ना बढ़े तो क्या लिवर इफेक्टेड है, ये माना जाए? मान लो यदि पेशेंट को जॉन्डिस है और उसका बर्थ मतलब उसका जो वेट बढ़ नहीं रहा है, तो इसका मतलब है काफी चांसेस है कि उसको लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम है। और टीके से किस तरह से इसको नियंत्रित किया जाता है, जिस तरह से आपने टीके की चर्चा की? तो यदि टाइम पे पूरा टीका देते हैं, स्पेशली हेपेटाइटिस ए का, हेपेटाइटिस टीके लगते हैं, क्योंकि दर्शक जानना चाहिए, क्योंकि हमको इस बात की जानकारी नहीं रहती। तो टीका का एक प्रॉपर शेड्यूल है, जो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंगली टीका दिया जाता है। उसके लिए बस उनको या तो गवर्नमेंट सेटअप में जाके पेरेंट्स को कंसल्ट करना रहता है, या तो फिर एक पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना रहता है। वो पूरा जो टीका का जो शेड्यूल है, उसके अकॉर्डिंगली वो उसको टाइम टाइम पे टीका देते हैं। लीवर में कुछ अहम बातें जो आप यहाँ पे शेयर करना चाहें हमारे दर्शकों के साथ? मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है कि लीवर डिसीजेस को लाइटली नहीं लेना चाहिए। और जो जॉन्डिस होता है, उसमें आमतौर पे लोगों के मन में एक धारणा है कि हर जॉन्डिस अपने आप ठीक हो जाता है, ऐसा नहीं है। यदि किसी पेशेंट को जॉन्डिस हो रहा है, तो उसको इन्वेस्टिगेट करना बहुत जरूरी है कि उसका कारण क्या है। कई बार ये जो जॉन्डिस होता है वो आगे मतलब एक्यूट लिवर फेलियर में तब्दील होता है, और उससे पेशेंट की जान भी चली जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लिवर डिसीजेस को लाइटली नहीं लेना चाहिए, उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और गाँव में ये देखा जाता है कि जो झोला छाप डॉक्टर है, वो कुछ एंटीबायोटिक खिलाते हैं, कुछ समय की राहत मिल जाती है, लेकिन उसके दूरगामी परिणाम भी देखने को मिलते हैं। जी, तो काफी टाइम ऐसा होता है कि जो एक्यूट हेपेटाइटिस होता है, लाइक एक्यूट हेपेटाइटिस ए एंड ई, तो ये अपने आप रिजॉल्व भी होता है। लेकिन यही एक्यूट हेपेटाइटिस ए में जो जॉन्डिस होता है, जॉन्डिस होने के बाद यदि पेशेंट को एनकेफेलोपैथी हो रहा है, मेरे कहने का मतलब यदि पेशेंट को गफलत में जा रहा है, पेशेंट को कंफ्यूजन में जा रहा है, इरिटेबल हो रहा है, तो इसका मतलब काफी चांसेस है कि पेशेंट लीवर फेलियर में जा रहा है। तो इस कंडीशन में ऐसे पेशेंट का जो मैनेजमेंट है, एक डेडिकेटेड सेंटर में होना जरूरी है, ताकि यदि पेशेंट की कंडीशन वर्सन हो रही तो इसको इमीडिएटली लिवर ट्रांसप्लांटेशन किया जा सके और उसकी जान बचाई जा सके। हमने लिवर को कहा कि एक्सरसाइज करना बेहद जरूरी है। क्या योगा के जरिए भी हम लिवर को हेल्दी रख सकते हैं? बेसिकली किसी ना किसी तरीके का एक्सरसाइज जरूरी है, चाहे आप योगा करें, चाहे डेली वॉक करें, या कोई ऐसा जरूरी नहीं कि जिम करना एंड बॉडी बिल्डिंग इज इम्पोर्टेंट, बट डेली रेगुलर एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट। और पसीना अगर निकालना हो, मतलब टॉक्सिन निकालने के जरिए जो पसीने से निकलता है, मुझे लगता है कि अगर एक्सरसाइज किया जाए तो इसके लिए पसीने के लिए निकल सकता है टॉक्सिन। नहीं, ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब जो लिवर रिलेटेड टॉक्सिन जो है वो पसीने के जरिए निकलता है, ऐसा कुछ है नहीं। यदि आपका लिवर हेल्दी है तो जो इंटेस्टाइन से जितने भी टॉक्सिन रहता है वो उसको डिटॉक्सिफाई कर सकता है।
और खान पान में किस तरह से यहाँ सावधानी बरतने की आवश्यकता है? खान पान में वैसा ही है कि जैसा यदि आपको फैटी लिवर है तो आपको बिल्कुल जो ऑयली फूड अवॉइड करना है, हाई कार्बोहाइड्रेट फूड अवॉइड करना है, लाइक राइस कम कीजिए और जो पोटैटो है रहता है या इस टाइप के जो सब्सटेंसेस रहते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है वो हमको कम करना रहता है। एंड पेशेंट को हाई प्रोटीन डाइट लेना रहता है। और स्पेशली मैं उनकी बात करूंगा जिनको सिरोसिस ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, उनको तो हाई प्रोटीन डाइट लेना ही होता है, क्योंकि धीरे धीरे करके उनके जो मांसपेशियां हैं, जो मसल्स है, वो काफी वीक होते जाते हैं। तो उनको हाई प्रोटीन डाइट लेना जरूर रहता है, क्योंकि जब उनका ट्रांसप्लांट का टाइम आता है, जब उनको ऑर्गन मिलता है या जो भी है, चाहे थ्रू लिविंग डोनर कोई रिलेटिव डोनेट करे या फिर कैडेवरिक ट्रांसप्लांटेशन करे, जब उनका ट्रांसप्लांट का टाइम आता है और उनका मसल मास यदि वीक है तो सर्जरी के रिजल्ट उतने अच्छे नहीं होते। छत्तीसगढ़ में आप लिवर को किस तरह ट्रेंड देखते हैं? एक ट्रेडिशनल यहाँ पे ट्रेंड है या कुछ अलग हट के दिख रहा है यहाँ पे? ट्रेंड जो मैं देखता हूँ, मैं ऑलमोस्ट मुझे 7-8 मंथ हो गया मंथली क्लिनिक करते हुए यहाँ रायपुर में। मैं जो यहाँ पे देखता हूँ, एक तो मैं बच्चों में जो बिलियरी ट्रेडिया के काफी सारे पेशेंट्स मैं देखता हूँ, बट जो मुझे प्रॉब्लम जो यहाँ नजर आती है वो फाइनेंसेस का रहता है। जो ज्यादातर जो पेशेंट रहते हैं जो बिलियरी ट्रेडिया के, वो काफी पुअर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से रहते हैं। सो उनके साथ ये रहता है कि एक तो फाइनेंसेस होते नहीं है, और दूसरा क्या है कि उनको यदि हम बोले कि आप शहर में आकर इलाज कराएं तो उसके लिए भी वो डरते हैं, मुंबई जैसे शहर या दिल्ली जैसे शहर में आने के लिए। सो उनके लिए ये काफी बड़ा प्रॉब्लम होता है कि दूसरी जगह ले जाके बच्चे को ट्रीटमेंट करे, ये करे, ये सब उनके लिए बहुत दिक्कत होता है। अच्छा, जैसे हार्ट को लेकर नयापुर में सत्साई का इंस्टीट्यूट चल रहा है, लिवर को लेकर भी क्या बच्चों के लिए कोई स्पेशल हॉस्पिटल है जहाँ पे गार्जियन जा सकते हैं और वहाँ पे वो अपने इलाज कर सकते हैं? देखिए, कोई सेंटर्स है ऐसे इंडिया में जो गवर्नमेंट सेटअप जहाँ पे लिवर ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, पीडियाट्रिक भी एडल्ट भी, बट फिर भी जो नंबर है उतनी ज्यादा नहीं है। जैसे दिल्ली में ILBS इंस्टीट्यूट है, वहां पे लिवर ट्रांसप्लांटेशन होता है, वो गवर्नमेंट सेटअप है, बट वो प्योर गवर्नमेंट सेटअप नहीं है। वहां पेशेंट्स को मतलब फाइनेंसेस भी कुछ रहता है पे करना था, एग्जैक्टली मुझे भी डिटेल नहीं मालूम। और उसके अलावा एम्स में होता है, बट जहां तक मुझे जानकारी है वहां पे कैडेवरिक लिवर ट्रांसप्लांटेशन होते हैं। और बाकी ऐसे गवर्नमेंट सेक्टर पे क्योंकि पेशेंट्स इतना ज्यादा है तो उसका लोड सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर छत्तीसगढ़ में कैसे इंस्टीट्यूट किया सकता है जिसमें लिवर स्पेशल लिवर पे ही काम किया जाए? बिल्कुल, नॉट ओनली छत्तीसगढ़, हर स्टेट में एक लिवर इंस्टीट्यूट होने की जरूरत है। हर इंस्टीट्यूट में एक ऐसी जगह होना चाहिए जहां लोग जाके लिवर ट्रांसप्लांटेशन करा सके, क्योंकि लिवर ट्रांसप्लांटेशन जो ऑपरेशन है, पहली बात एक तो बहुत बड़ा ऑपरेशन है, एक डेडिकेटेड टीम की जरूरत रहती है। डेडिकेटेड टीम में सिर्फ मैं डॉक्टर्स की बात नहीं करूंगा, डेडिकेटेड जो बाकी स्टाफ है उनकी भी उतनी ज्यादा जरूरत रहती है, इंक्लूडिंग OT सिस्टर, ICU सिस्टर, वार्ड सिस्टर, टेक्नीशियन, हर आदमी की तरफ से पूरा डेडिकेशन चाहिए रहता है। और उसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट चाहिए ताकि किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आमतौर पे जो लिवर ट्रांसप्लांटेशन होता है वो इमरजेंसी में होता है, स्पेशली जो कैडेवरिक लिवर ट्रांसप्लांटेशन, तो उसमें गवर्नमेंट का पूरा यदि सपोर्ट है तो ये प्रोग्राम बेहतर तरीके से कुछ लचीले होने चाहिए और डेडिकेशन के साथ में डॉक्टर की टीम लगी होनी चाहिए। जी हाँ, कोई लिवर ट्रांसप्लांट हो सकता है। जी हाँ, हम तो आपने यहाँ पे चर्चा की लिवर को कैसे स्वस्थ रखे और लिवर को स्वस्थ रखते हुए किस तरह से आप एक दिनचर्या रखे जिससे आपका लिवर स्वस्थ रहे और आपकी जिंदगी काफी बेहतर है। हम डॉक्टर स्वप्निल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए इस कार्यक्रम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बैक टू स्टूडियो। थैंक यू।